Good morning, students. We were studying chapter 2 of history, the earliest people. So, we are going to continue this chapter today. Your next topic is Paleolithic tools. Stone was a widely used material for making tools and weapons by the hunter gatherers. अब जो स्टोन था वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मटेरियल था टूल्स को और वेपन्स को बनाने के लिए हंटर गैदरर्स के द्वारा. So they also used wood, bones and animal horns for making tools. और जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने लकड़ी का और जानवरों की सींगों का इन सब का भी इस्तेमाल किया टूल्स को बनाने के लिए. These tools were used for cutting meat from bones, to scrap bark from trees and hides from animals and for chopping fruits and roots. और ये जो टूल्स बनाए जाते थे उनका इस्तेमाल मीट को कट करने के लिए, है ना, उनको हड्डी से निकालने के लिए, और पेड़ों की जो खाल होती थी उसको काटने के लिए, और फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था. इनिशियली द टूल्स वर वेरी क्रूड एंड वर मेड ऑफ फ्लिंट, अ स्टोन दैट चिप्स ईजिली. और ये जो टूल्स होते थे वो बहुत ही क्रूड होते थे और किसके बने होते थे? फ्लिंट के. फ्लिंट क्या होता है? स्मॉल हार्ड स्टोन दैट वाज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टूल्स ड्यूरिंग द स्टोन एज. ये एक छोटा और कठोर पत्थर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता था स्टोन एज पे टूल्स को बनाने के लिए. Such tools have been found near the riverbeds in Punjab and the Kashmir Valley in India. और इस तरह के जो टूल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब की नदियों के किनारे और कश्मीर वैली पे इंडिया में. स्टोन टूल्स वर ऑफ टू काइंड्स, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स. अब जो स्टोन टूल्स होते थे वो दो तरह के होते हैं, कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स. So let's read about core tools. Core tools were made by chipping off pieces from chunks of rock or pebbles. Core tools जो है वो किससे बने होते थे? जितने भी पेबल्स, पत्थर और कंकड़ होते थे उनके पीसेस से बनाए जाते थे core tools. The pebble or rock from which the tool was to be made was held in one hand. और वो pebbles और rock, वो पत्थर या कंकड़ जिससे टूल बनता था उसे एक हाथ में पकड़ा जाता था. अनदर स्टोन और अ पीस ऑफ वुड और बोन वॉज यूज एज अ हैमर एंड वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड. और जो दूसरा पत्थर होता था या लकड़ी का टुकड़ा जो होता था जो कि हथौड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था वो दूसरे हाथ में पकड़ा जाता था. द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट. और जो दूसरा वाला पत्थर होता था वो इस्तेमाल किया जाता था पहले वाले पत्थर को काटने के लिए. टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन. जब तक के जो शेप वो चाहते हैं वो नहीं आ पाता था तब तक उसे चलाते थे. द स्टोन दैट वॉज लेफ्ट आफ्टर चिपिंग वॉज कॉल्ड कोर. और वो पत्थर जो कि चिपिंग के बाद बचता था उसे कहा जाता था कोर. कोर टूल्स वर यूजुअली ओवल और पियर शेप्ड. और कोर टूल्स जो होते थे वो ज़्यादातर ओवल या फिर पियर शेप्ड के होते थे. एज यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोर टूल्स. इनका शेप ज़्यादातर या तो ओवल है या फिर पियर शेप्ड है. दे वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग आउट रूट्स एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ. और इन टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर पेड़ों को काटने में या फिर गड्ढों को खोदने में किया जाता था. नेक्स्ट इज फ्लेक टूल्स. Flake tools were made from the sharp pieces or flakes that broke off while making core tools. फ्लेक टूल्स जो हैं वो किससे बनते थे? जो नुकीले पत्थर बचते थे, जो नुकीले टुकड़े बचते थे फ्लेक्स के, या जो फिर या वो टुकड़े जो कि कोर टूल्स बनाते समय बच जाते थे. A flake of stone that was to be shaped as a tool was placed on a hard surface. अब वो फ्लेक जो पत्थर का जो कि जिसका शेप देना होता था एज अ टूल उसे एक कठोर सरफेस पे रख दिया जाता था. एंड अ पॉइंटेड पीस ऑफ स्टोन और वुड वॉज प्लेस्ड ऑन इट. और एक पॉइंटेड टुकड़ा मतलब एक नुकीला टुकड़ा पत्थर का या फिर लकड़ी का प्लेस किया जाता था उस पर एज अ चिजल. एंड देन अनदर पीस ऑफ स्टोन वॉज यूज्ड. फिर उसके बाद दूसरा टुकड़ा जो होता था पत्थर का उसे इस्तेमाल किया जाता था हैमर के रूप में टू गिव इट द डिज़ायर शेप. जो जैसा शेप वो चाहते थे देना वैसा शेप देने के लिए हैमर को इस्तेमाल किया जाता था. किसी भी पत्थर को या लकड़ी के टुकड़े को इस्तेमाल किया जाता था एज अ हैमर.
एंड फ्लेक टूल्स वर यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स। और जो फ्लेक टूल्स होते थे, जो कि कोर टूल्स बनाते टाइम जो उसके पीसेस ब्रोक ऑफ हो जाते थे उससे बनते थे फ्लेक टूल्स, वो किस काम आते थे? मीट को चॉप करने के लिए या फिर एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फायर। अब आग का आविष्कार कैसे हुआ? फायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द पैलियोलिथिक एज। अब फायर का जो आविष्कार हुआ, जो आग की डिस्कवरी हुई, ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी पैलियोलिथिक एज की। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड एट सम पैलियोलिथिक साइट्स। अब मतलब कुछ राख के टुकड़े पाए गए कुछ पैलियोलिथिक साइट्स में, विच लीड अस टू द कंक्लूजन दैट ह्यूमन बींग्स हैड लर्न हाउ टू मेक फायर ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने सीखा था फायर को जलाना, आग को जलाना पैलियोलिथिक एज में। फायर वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। वाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन्स ऑफ वुड टुगेदर स्पार्क्स मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। मतलब दो स्टोन्स को, दो पत्थरों को या फिर दो लकड़ियों को आपस में रब करने से स्पार्क्स प्रोड्यूस हुआ, चिंगारी निकलती है, उससे फायर की डिस्कवरी हुई। The early humans might have realized that these sparks created fire, which could be used to scare wild animals, to cook meat, provide light at night, and keep them warm in winters. तब अर्ली ह्यूमंस ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो स्पार्क है, ये जो चिंगारी है, इससे आग बन सकती है, जिससे जो जंगली जानवर हैं उनसे वो बच सकते हैं और मीट पका सकते हैं उस पर, और उससे उन्हें लाइट मिल सकती है रात में, और उससे वो ठंडियों में भी बच सकते हैं। ठीक है, उससे वो ठंडियों में गर्म रह सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज। The Mesolithic age or the Middle Stone Age began after the Paleolithic age when the climate started getting warmer. अब हम लोग पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो होती है, जो कि मिडिल स्टोन एज होती है, वो पैलेलिथिक एज के बाद स्टार्ट होती है, जब क्लाइमेट जो है वो गर्म होना शुरू होता है। The Mesolithic age falls between the end of the last ice age and the beginning of agriculture. और जो Mesolithic age है वो कब स्टार्ट होती है? जब आइस एज जो है वो एंड होती है और जब एग्रीकल्चर मतलब कृषि की शुरुआत होती है। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, ये एक बदलाव का पीरियड था। ठीक है, इस मेसोलिथिक एज में चेंज हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए मेसोलिथिक एज जो है वो कब फॉल हुई? जब आइस एज लास्ट हुआ और इसी में कृषि की शुरुआत हुई। मेसोलिथिक पीपल लिव्ड बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। और मेसोलिथिक पीपल जो थे, मेसोलिथिक टाइम पे जो लोग थे, वो कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे? हंट करके, मतलब शिकार करके, गैदरिंग करके, मतलब इधर उधर से चीज़ों को इकट्ठा करके, और फिशिंग करके। While older tools were still in use, human beings learned to make better tools during this period. मतलब पुराने औजार जो थे, पुराने टूल्स जो थे, उनका तो इस्तेमाल हो ही रहा था, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने इस टाइम पीरियड में, मेसोलिथिक एज में, और बेहतर टूल्स बनाना सीख लिया था। द मेसोलिथिक एज सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और जो मेसोलिथिक एज में हमने देखा अलग अलग तरह के स्टोन टूल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसे कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल। Microliths were usually small stone tools fixed on to the handles of bones of wood to make tools such as spears, arrows and saws. अब microliths जो है वो यूजुअली छोटे स्टोन टूल्स होते हैं, पत्थर के औजार होते हैं, जो कि हैंडल्स में ईजिली फिट हो जाते हैं। ठीक है, लकड़ी के हैंडल में या फिर पत्थर के हैंडल में, जिसे हम स्पीयर्स, एरोज या फिर सॉज भी कहते हैं। दीज न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव द टेक्निक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। और ये जो नए टूल्स थे और वेपन्स थे, इन्होंने हंट करने की और फूड को गैदर करने की जो टेक्निक थी उसे और इम्प्रूव कर दिया। Gradually, people began using wild grains as food and then started domesticating animals. फिर धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने वाइल्ड ग्रेन्स यूज़ करना इस्तेमाल किया एज फूड। ठीक है, उसको खाने, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लोगों ने खाने के लिए जो ग्रेन्स होता था, अनाज होता था, उसको खाना शुरू किया और जानवरों को पालना, पशुपालन करना स्टार्ट किया।
दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी लेट देम टू सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इस तरह की जो एक्टिविटी है उससे वो एक जगह पे रहने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पे रहना पड़ता था इन सारी एक्टिविटी को करने के लिए। बाय द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज ह्यूमन बींग सीम टू बी मूविंग टूवर्ड्स अ मोर सेटल्ड लाइफ। और मेसोलिथिक एज के एंड तक हमको ये देखने को मिला कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो और सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहे थे। Next is Mesolithic sites. Mesolithic sites are scattered throughout India. Some of the important sites are in the plains of Gujarat, Chota Nagpur, rock shelters of Bhimbetka and Adamgarh, sites along the banks of river Ganga between Gazipur and Varanasi, Bagaur राजस्थान and Mysore कर्नाटका। अब कुछ मेसोलिथिक साइट्स हैं जो कि पूरे हमारे इंडिया में ही फैली हुई हैं। कुछ उनमें से इम्पॉर्टेंट साइट्स जो है वो है गुजरात के प्लेन्स, छोटा नागपुर झारखंड में जो है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका एंड आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में, साइट्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, और वो साइट्स जो कि गंगा नदी के किनारे हैं, आसपास हैं, वो हैं बिटवीन गाजीपुर और बनारस और वाराणसी और गाजीपुर के बीच में उत्तर प्रदेश में, बागौर राजस्थान में, मैसूर कर्नाटका में। इन सब जगह कुछ इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक sites हैं। Next is rock art. One of the most important sources of the early humans are the rock painting of the Stone Age found around the world. अब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मतलब एक महत्वपूर्ण सोर्स जो कि हमें अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे मिला वो है रॉक पेंटिंग का, मतलब जो पत्थरों पे पेंटिंग होती है स्टोन एज में, वो हमें पाई गई पूरे विश्व में। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स अर्ली ह्यूमंस का हमें मिला वो है रॉक पेंटिंग जो कि स्टोन एज के टाइम पे पाई गई पूरे विश्व में। द अर्ली ह्यूमंस पेंटेड ऑन केव वॉल्स, जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने जो गुफाओं की दीवारें होती हैं उन पे पेंट किया था। मैनी ऑफ दीज पेंटिंग्स हैव सर्वाइव टू द प्रेजेंट डे, और उनमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जो अभी तक प्रेजेंट हैं। द पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेट एनिमल फिगर्स, और ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं उसमें जानवरों का फिगर पोर्ट्रेट किया गया है। इन इंडिया सेवरल पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट द भिम्बेटका केव्स इन मध्य प्रदेश, और इंडिया में कई सारी पेंटिंग्स जो हैं वो डिस्कवर हुई है कहाँ पे, भिम्बेटका केव्स जो कि मध्य प्रदेश में है। दीज केव्स आर ऑल्सो लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये जो केव्स है, ये जो गुफा है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। साइट क्या होती है? कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस या फिर मॉन्यूमेंट जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये वो हिस्टोरिकल प्लेस या फिर मॉन्यूमेंट जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेसिफाई की जाती है। सो द पेंटिंग्स हेयर शो मोस्टली एनिमल्स, और ये जो पेंटिंग्स है यहाँ पे क्या ज़्यादातर दर्शाती है? एनिमल्स को, जानवरों को, आइदर एज पार्ट ऑफ हंटिंग सीन्स और सेपरेटली, या तो उन्हें उन जानवरों की जो पोर्ट्रे की जाती है पेंटिंग में, या तो फिर अकेले जानवर होते हैं या फिर उनको हंट करते हुए सीन्स जो हैं वो दर्शाए गए हैं। बर्ड्स, फिश, क्रैब्स, फ्रॉग्स एंड स्कॉर्पियंस आर ऑल्सो पेंटेड। बर्ड्स, फिश, क्रैब्स, फ्रॉग्स और स्कॉर्पियंस, इन सबको भी पेंट किया गया है केव्स में। सम पेंटिंग्स शो मेन and women too. Colors were made from rocks and naturally available minerals. अब कुछ पेंटिंग्स जो हैं उसमें मैन और वुमेन भी बने हुए हैं, और जो कलर्स होते थे उस टाइम पीरियड के, जो कलर्स उसमें यूज़ किए गए हैं पेंटिंग में, वो ज़्यादातर पत्थरों से या फिर नेचुरली अवेलेबल मिनरल्स, जो उस समय नेचर से मिनरल्स अवेलेबल थे उससे बनाए गए हैं। रेड एंड वाइट वर द मोस्ट कॉमनली यूज कलर, और रेड और वाइट जो था वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कलर था उनकी पेंटिंग्स का। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. थैंक यू.